कोरोना से बचे तो ब्लैक फंगस में फंसे। ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस। कोरोना के बाद अच्छे हुए रोगियों के लिए आजकल ये शब्द कॉमन हो रहा है। इस बीमारी की भयावहता ने आम जन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे होता है, किसको होता है, जैसे बहुत से सवालों को लेकर हम मिले डॉक्टर कुसुम पाटीदार, ENT स्पेशलिस्ट से, जो देंगी आपके सारे सवालों के जवाब। ब्लैक फंगस पर पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखें व हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम पाटीदार, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 1.5 साल से धामनोद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस 20 वर्ष का रहा है। मैंने इंदौर में गीता भवन हॉस्पिटल में काम किया है 20 वर्षों तक। इस बीच में मैं मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है। इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज में एज एन फैकल्टी 4 साल काम किया और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में एज ए फाउंडर फैकल्टी मेंबर रही हूँ। और इस जो महामारी अभी चल रही है, इसके बारे में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन से मैं एसोसिएटेड हूँ। सबसे पहला सवाल, ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ब्लैक फंगस, अभी जो हम ये कोविड-19 के पेशेंट्स जो रिकवर्ड हो चुके हैं, जो पेशेंट जिनका इम्यूनिटी कम होता है, उन पेशेंट्स में एक तरह का ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन तभी होता है शरीर में जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। तो जो ऐसे पेशेंट जैसे डायबिटीज़ है, इन पेशेंट्स को जब भर्ती किया जाता है और इनको स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है तो इनका शुगर लेवल और बढ़ता है और इनका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ये फंगस पनपता है। अब ये ब्लैक फंगस, इसको एक नाम दिया गया है जो हमारी भाषा में ये म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं इसको। ये इन्वेजिव फंगस होता है और ये जब भी शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर के जिस अंग पे ये जाता है उस अंग को ये डैमेज करता है। क्या ब्लैक फंगस कोरोना जैसी ही एक और महामारी है? ये हम महामारी नहीं बोलेंगे। ये कोरोना जो हुआ है, कोविड के पेशेंट्स रहते हैं, ये ब्लैक फंगस उसमें एक कॉम्प्लिकेशन की तरह हो रहा है। क्या ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह ही संक्रामक बीमारी है? ये संक्रामक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। ये चूँकि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब पेशेंट रिकवर होने के बाद में या पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उस पेशेंट को ये इन्फेक्शन होता है और फिर ये इन्फेक्शन उस पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये उसके द्वारा किसी और व्यक्ति को नहीं फैलेगा। ब्लैक फंगस किसको हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक फंगस ये कोविड के पेशेंट्स जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स है या जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनको जब आप कोविड में स्टेरॉइड देते हैं तो उन पेशेंट की शुगर बढ़ती है, उन पेशेंट्स में हो सकता है। या ऐसे कोई से भी पेशेंट जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर रहता है, जिनमें और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट्स है, बोन मेरो उनको कैंसर का ल्यूकीमिया है, या जिन पेशेंट्स को कोई लंबा इलाज चल रहा है, उन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। क्या ब्लैक फंगस से प्रभावित व्यक्ति को भी क्वारंटीन होना पड़ता है? जी नहीं, ये चूँकि ये संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, तो इससे आपको उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं रहती है। शरीर के जिस अंग पर ब्लैक फंगस हो जाए तो व्यक्ति को उस अंग से क्या हाथ धोना पड़ सकता है? बिल्कुल। अगर इस फंगस की आप जल्दी से जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं तो इसका इलाज बहुत आसान है और व्यक्ति पूरी तरीके से इलाज से ठीक हो सकता है। पर समस्या इसमें ये हो रही है कि एक तो ये इन्वेजिव फंगस है, ये बहुत स्पीड से शरीर के अंदर घर करता है और प्राइमरी तौर पर प्रारंभिक लक्षण जो आते हैं वो इतने सटल रहते हैं, इतने मामूली सिम्टम्स आते हैं कि व्यक्ति जज नहीं कर पाता है कि मुझे एक और नई मुसीबत से सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। क्या ब्लैक फंगस से मौत भी हो सकती है? जी, ये ब्लैक फंगस अगर आपका दिमाग में पहुंचता है तो दिमाग में एक बार फैलने के बाद में इसमें इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब इसमें अगर दिमाग तक फैला हुआ है तो 70 से 80% तक डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ब्लैक फंगस का इलाज है? बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बीमारी को हम पूरी तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। जैसे बीमारी कोरोना में भी जैसे बताया गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें पब्लिक हेल्थ में यही चीज़ें बताई जाती है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए पहला मूल मंत्र रहता है कि आप बीमारी को होने से रोकें,
सबसे पहला, जैसे हम कोरोना को होने से रोक सकते हैं, हम अगर मास्क बराबर प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन करते हैं, तो हम बीमारी से संक्रमित होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर इलाज के दौरान या हमें पता चले कि ये हाई रिस्क पेशेंट्स है, हाई रिस्क ग्रुप है, अगर उन पेशेंट्स को हम हाई रिस्क पेशेंट को पहचान के और उनमें अगर दवाइयों का उपयोग उस जुडिशियसली उस तरीके से उपयोग होता है, तो काफ़ी हद तक हम ये बीमारी हम होने के पहले ही इसको रोक सकते हैं। अगर होने के बाद में भी प्रारंभिक अवस्था में पेशेंट हमारे तक आ जाते हैं, अर्ली डायग्नोसिस से आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट और आसान हो जाता है, क्योंकि ये नाक के अंदर से वायरस आप नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, तो नाक में ये अपनी एक जगह बनाता है, उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को आपको पहचानना पड़ता है कि ये आपको हाई सस्पिशन रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो उस पेशेंट में आपको उस सटल चेंज, वो छोटा सा हल्का सा चेंज आता है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी उसका पता लगाएंगे उतनी जल्दी आप बीमारी का निदान होगा और उतनी जल्दी प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज आसान भी है और प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज कम खर्चीला भी है और पेशेंट की जान भी इसमें आसानी से बच सकती है। क्या ब्लैक फंगस का इलाज महंगा है? जी, एक बार ये जब बीमारी एक्सटेंसिव फैल जाती है, तो चूँकि ये आपको मैंने जैसे बताया कि इसको प्रारंभिक अवस्था में हम नाक के अंदर एक एंडोस्कोपी करते हैं, नाक में दूरबीन द्वारा जांच करते हैं और नाक के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स एरियाज रहते हैं, वहाँ पे अगर हमको कोई से भी ऐसे चेंजेस लगते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखते हैं कि ओके ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांस पूरी तरीके से है। फिर इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हमको ज़रूरत पड़ती है इस फंगस का एक्सटेंशन देखने के लिए, तो उसके लिए हमको एमआरआई, पेशेंट का पीएनएस, पैरानेजल साइनसेस का एमआरआई कराना पड़ता है विथ कॉन्ट्रास्ट। एक दवाई शरीर में दी जाती है इंजेक्शन के द्वारा और फिर आप एमआरआई करते हैं, जिसमें ये दवाई उस एरिया में जाके और ये दवाई ये बताती है कि कितना एरिया आपका डिवाइटलाइज्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, गैंग्रीन हो चुका उस एरिया में। तो जो पार्ट आपका गैंग्रीन हो जाता है, जो एरिया ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, उतने एरिया को आपको निकालना पड़ता है सर्जरी के द्वारा, जो हमारी भाषा में डिब्राइडमेंट कहते हैं। आपको उस एरिया को निकाल के सो दैट आप ये वायरस स्पीड में आसपास फैल के और दूसरे जो वाइटल स्ट्रक्चर है, चूँकि नाक के आसपास आपकी आँख होती है, आपका दिमाग नाक के बिल्कुल बहुत पास में ये वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन जगहों तक ये नहीं फैले, इसलिए इसका प्रारंभिक अवस्था में ही निदान और जितनी जल्दी हो सके इसका आइडेंटिफाई करके, एरिया पता करके जांचों के द्वारा उसको डिब्राइड करके और फिर उसमें आपको एंटीफंगल दवाइयाँ देनी पड़ती है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी एंटीफंगल दवाई होते हैं, उस दवाई को इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन हर चीज़ का, हर बीमारी का जितना प्रारंभिक अवस्था में आप इसका निदान करते हैं, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पेशेंट को आप उतने अच्छे तरीके से ट्रीट करके और इतने अच्छे तरीके से सेफली उसको इस बीमारी से, जो इतनी भयानक बीमारी है, इससे आप बाहर ला सकते हैं। इसका इलाज बिल्कुल महंगा है, क्योंकि इसमें जांच में ही आपको आज की तारीख में अगर मैं पेशेंट को एमआरआई के लिए भेजती हूँ तो उसको कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच में उसका एमआरआई स्कैन हो रहा है, जो इस चीज़ के निदान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक्सटेंशन कितना है, उसका फैलाव कितना है। फिर उसके बाद में ऑपरेशन का खर्च पेशेंट का, सर्जरी होगी क्योंकि एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, नाक में दूरबीन के द्वारा इस सर्जरी को करना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत एक अच्छा सेटअप चाहिए, फिर एक टीम ऑफ डॉक्टर्स लगती है, चूँकि ये वायरस ऐसी जगह पे अपना, ये फंगस ऐसी जगह पे अपना काम करता है कि आपको आँख के डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है, फिजिशियन की ज़रूरत है, क्योंकि इन पेशेंट में यूजुअली ये पेशेंट होते ही है उन पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी कोई सा सिस्टमिक प्रॉब्लम है या बीमारियां रहती है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो आपको उसके पेशेंट के फिटनेस के लिए आपको फिजिशियंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये टीम वर्क रहता है, ये एक बड़े सेटअप में ही ये काम हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो इंजेक्शंस भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि इन इंजेक्शंस का पहले इतना उपयोग नहीं होता था, तो अब इन इंजेक्शंस को कम मात्रा में ये बन रहे हैं और इसकी डिमांड एकदम से बढ़ी है। क्या ब्लैक फंगस से पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है? बिल्कुल, प्रारंभिक जितनी इसको अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, जितना प्रारंभिक अवस्था में इसका पता लगता है, तो 100% पेशेंट की रिकवरी हो जाती है।
सब कुछ निर्भर करता है पेशेंट आपके पास में किस स्थिति में आता है। पर जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग अभी ओपीडी में देख रहे हैं, वो पेशेंट हमारे पास में 80% पेशेंट, मैं बोलूँगी 80% पेशेंट एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, जब उनका ऑलरेडी विजन देखने की क्षमता उनकी कमजोरी आ जाती है उनको, या फिर उनको ब्रेन में ऑलरेडी वो पहुंच चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास लेट आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये फंगस आपको टाइम नहीं दे रहा है। ये जब भी इन्फेक्शन होता है और अगर ऑलरेडी उस व्यक्ति की शुगर बहुत बढ़ी हुई है तो ये फंगस बहुत स्पीड से ग्रो करता है, मतलब 3 से 4 दिन में, 5 दिन में पेशेंट की विजन चला जाता है। अभी निमाड़ क्षेत्र में ब्लैक फंगस के कितने केस हैं? अभी जो मैं पिछले इस हफ्ते, मतलब मैंने मंडे से जो अभी तक देखे हैं, मैं पर डे 4 से 5 पेशेंट पर डे देख रही हूँ। इस छोटी सी जगह पे, धामनोद जैसी जगह पे मैं 4 से 5 पेशेंट पर डे देख रही हूँ। तो अभी तक मैंने करीबन 4-5 दिनों में 20-22 पेशेंट में देख चुकी हूँ ऑलरेडी। क्या नॉर्मल शुगर पेशेंट को ब्लैक फंगस हो सकता है? देखिए, ये शुगर, सिर्फ शुगर की नहीं बात, चूँकि ये पेशेंट अभी हमारे पास जो आ रहे हैं मैक्सिमम पेशेंट में या तो डायबिटिक, ऑलरेडी वो पेशेंट डायबिटिक थे, या वो प्री डायबिटिक थे। प्री डायबिटिक का मतलब हमारी भाषा में होता है कि उस पेशेंट को शुगर मार्जिनल, उसका शुगर है बढ़ा हुआ, बट उसको अगर वो ब्लड शुगर लेवल चेक कराएगा तो उसको शुगर ब्लड में नहीं आएगा, लेकिन वो प्री डायबिटिक है। कि उस पेशेंट को अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा बॉडी में किसी भी तरीके का, दवाई से हो, कोई सी बीमारी से हो, तो उसका जो शुगर जो सब क्लिनिकल है वो अपेरेंट हो जाएगा। वो खून में हम जब उसका शुगर चेक करेंगे तो शुगर उसमें बढ़ा हुआ आएगा। तो ऐसे पेशेंट में एक HbA1c करके जांच होती है, जिसमें पिछले 3 से 6 महीने की शुगर लेवल पता चल जाती है आपको। तो अगर जैसे अभी कोविड हुआ है पेशेंट को, तो हमारे हिसाब से मेरा पर्सनल एक ये है कि आप HbA1c करवा लीजिए ज़रूर। सो अपने को पता रहे कि शुगर आपका पिछले 3 या 6 महीने में शुगर का लेवल बढ़ा है, घटा है। मतलब आप जब टेस्ट करा रहे हैं उस टाइम पे आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ सकती है, लेकिन 24 घंटे तो अपने को पता नहीं रहता है कि ब्लड शुगर लेवल 24 घंटे शरीर में क्या चल रहा है। तो बेसिक जांच में HbA1c हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3 से 6 महीने में मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो जब आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो आपके डॉक्टर के दिमाग में भी ये चीज़ रहेगी कि इनको अपने को स्टेरॉइड देने हैं, वो इतने देने हैं कि व्यक्ति का काम भी हो जाए और इसका शुगर लेवल भी ना बढ़े। मतलब आपको ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जितने हम ये केसेस देख रहे हैं, तो हम ये केसेस अभी डायबिटिक्स में ही ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन जिनमें भी इम्यूनिटी कम होगी, जिन लोगों में, एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो सकता है पर उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो उस पेशेंट में भी ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, लेकिन यस, मैक्सिमम जो पेशेंट आ रहे हैं या तो हम डायबिटिक ऑलरेडी जो शुगर जिनमें है, जो दवाइयाँ जिनकी चल रही है, या फिर जो प्री डायबिटिक जो शुगर की दवाइयाँ जिनको आने वाले कुछ समय बाद में चालू होने की पूरी संभावना है, उन पेशेंट्स में ये हम लोग देख रहे हैं। क्या ब्लैक फंगस से बचने के लिए हर महीने शुगर चेक करवा लेनी चाहिए? जी, शुगर हर महीने, देखिए वैसे भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अगर 40-45 साल की उम्र अब आपकी हो चुकी है तो उसके बाद में सिर्फ शुगर ही नहीं, एक बार साल में अपना एक बार चेकअप आप करवा लीजिए। आपके ब्लड बायोकेमिस्ट्री अंदर शरीर में क्या चल रहा है, बिकॉज अपन अगर चल रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं, अपन नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन अंदरूनी तौर पर भी सब जने स्वस्थ है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ब्लैक फंगस हो चुका है? इसके बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स, मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगी। ये सिम्टम्स आप अपने इस पे देखिए, आप महसूस करिए कि मुझे ये लक्षण है क्या। अगर आपको इसमें से कोई से भी लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। इसमें शुरुआती तौर पर मरीज को कैसे लग सकता है, वो बताएगा कि मुझे दांत में हल्का हल्का टिंगलिंग, मतलब दांत में हल्का सा सुन्नपन या झुनझुनी आ रही है। दांत अपर टीथ जो अपने ऊपरी वाला दांत है, ये यहाँ पे हिस्से में सुन्नपन लग रहा है, या गाल का जो हिस्सा है इसके ऊपर उसे सुन्नपन लगेगा, या लगेगा चींटी जैसे कुछ काट रही है, या आपको आंखों में भारीपन लग सकता है, आंखों से पानी आ सकता, आंखों में जलन हो सकती, आंख में तेज दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नाक आपको स्टफी, नाक थोड़ी सी बंद लग सकती है, लगेगा नाक में बहुत पपड़ी जम रही है। फिर नाक से आपको डिस्चार्ज आ सकता है जिसमें आपको खून जैसा कुछ लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा है। ये सब इसके प्राइमरी सिम्टम्स है। और फिर जब ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से कि आपको धीरे धीरे लगेगा कि मेरे को इस आँख में देखने में थोड़ा सा जाला आ रहा है, या आँख में भारीपन लग के मुझे देखने में दिक्कत आ रही है। तो ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो इसके सिम्टम बढ़ जाएंगे। फिर तेज सीवियर दर्द
हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये अब आँख से आपके सिर में तक पहुँच गया है। ये मतलब क्लिनिकल सिम्टम जिसमें हम बोलते हैं कि आप घर पे इन हल्के हल्के सिम्टम भी आपको आ रहे हैं तो आप अपने दांत के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर या आँखों के डॉक्टर से संपर्क करिए। चूँकि ये प्रॉब्लम अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में हो रही है कि अपन अपने लक्षणों को खुद भी पता लगा सकते हैं कि ये संभावना मुझे है कि मुझे अंदर फंगस हो सकता है। इसमें वेट नहीं करना है कि ये तो कमजोरी से हो रहा है या मेरे को ऐसे ही कोरोना हुआ था उसके कारण मेरी नाक बंद बंद लग रही है, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे सिम्टम्स, इतने हल्के हल्के सिम्टम्स है कि इसको आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको इग्नोर कर सकता है। तो आपको अभी हर एक सिम्टम पे ध्यान रखना है, विजिलेंट रहना है आपको। और आपको अपने इसमें देखिए, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोविड का भी कुछ हुआ है तो आपको अपना डाउट ज़्यादा उस बीमारी के लिए रखने में फ़ायदा है आज के समय में, सो दैट आप जल्दी अवेयर होंगे, जल्दी से आपको थोड़ी सी चिंता होगी कि नहीं मुझे हो सकता है, आप जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, जल्दी इलाज कराएंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए क्या है उपाय? बचाव के लिए टिप्स है कि जब भी आपको कोरोना, अगर सपोज आपको कंफर्म हो जाता है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है, तो आप अपना शुगर लेवल रेगुलर चेक करवाइए। आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। रहा सवाल नाक के लिए कि लोकल आपका नाक का हाइजीन कैसा होना चाहिए, तो नाक की जो मैं रिकमेंड करूँगी, जो पुरानी हमारी ओल्ड पद्धति है कि अपन नाक की नेती करते हैं, नाक की जल के द्वारा सफाई करते हैं, वो एक रूटीन अपने व्यवहार में चीज़ें आ जाना चाहिए। नाक की रूटीन बेसिस पे सफाई करिए नेती के द्वारा और भांप लीजिए, 2-3 बार दिन में भांप लीजिए। आप मास्क का कंपलसरी उपयोग करिए। जब भी बाहर धूल वाले या किसी एरिया में जाते हैं तो मास्क लगाइए, सो दैट बाहरी वातावरण में जो फंगस रहता है वो नाक के अंदर आके आपको और डैमेज नहीं करेगा। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और अपने डॉक्टर से जो समय समय पे आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं सावधानियां बरतने के लिए, उसका नियम से पालन करिए।